पिछले वाले केस में बॉल कितना मोमेंटम इंपर्ट किया है ग्राउंड पे टोटल। सो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं फर्स्ट कोलिजन के बारे में बात करूं, यहां पर ये V0 से टकराया और ये यहां पर EV0 से वापस गया। बॉल का मास m दे रखा है, बॉल का मास जो है वो मान लेना m, वो दे रखा है। मोमेंटम पूछा है, m तो देना ही पड़ेगा। पिछले केस में m की जरूरत नहीं थी, m मान लेना बॉल का मास। सो ये वाले केस पे अगर मैं ध्यान दूं, बॉल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स लगा है, तो बॉल पलट के डाउनवर्ड ग्राउंड के ऊपर एक इंपल्स लगाया है Jn। सो जो हमारा Jn का वैल्यू होगा, दैट विल बी द चेंज इन मोमेंटम m इंटू, इसको Jn1 बोल देता हूं, ये हमारा फर्स्ट कोलिजन है। अच्छा, सेकेंड वाले कोलिजन में क्या होगा? ये ग्राउंड में EV0 से टकराएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा E² V0 से, राइट। सो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, जो Jn2 होगा, इसको जो लगाया है, इंपर्ट किया है, दैट विल बी m इंटू E प्लस E² इंटू V0। ये हमारा सेकेंड कोलिजन होगा। नाउ E² V0 से टकराएगा, E³ V0 से जाएगा, यहां पे E² प्लस E0 आएगा। सो टोटल जो इंपल्स लगाया है, दैट विल बी Jn1 प्लस Jn2 प्लस Jn3, so on and so forth. So that will be equals to mV0, कॉमन लेते हुए 1 प्लस E। अगला वाला टर्म क्या आएगा? E इंटू 1 प्लस E। अगला वाला टर्म क्या आएगा? E² इंटू 1 प्लस E, so on and so forth. So that will be equals to mV0 1 plus E, 1 plus E plus E² plus E³, so on and so forth. Now this is again an infinite GP. First term 1, common ratio E, that will be A by 1 minus R, that is A, that is 1 by 1 minus E. तो टोटल जो आएगा एंड जो हमारा V0 है, उसका वैल्यू कितना है? अंडर रूट 2GH, दैट आई नो, दैट इज m इंटू अंडर रूट 2GH इंटू 1 प्लस E बाई 1 माइनस E, और ये जो Jn होगा वही मेरा डेल्टा P होगा। सो डेल्टा P इक्वल्स टू m रूट ओवर 2GH 1 प्लस E बाई 1 माइनस E। ये हमारा टोटल चेंज इन मोमेंटम होने वाला है। ओके, समझ में आया है? ठीक है। ये इस प्रोफाइल का जो भी चीजें बन सकते हैं वो हमने सारे के सारे कर लिए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, काफी आसान क्वेश्चन है। ये एक पतला सा ऐसा स्ट्रिप है, ये एक ऐसा पतला सा स्ट्रिप है, ठीक है। इसका रेडियस है 5 मीटर। ये बहुत ही पतला है, तो इनर और आउटर रेडियस में कोई डिफरेंस नहीं है।
दो बॉल है, एक ए और एक बी, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पर मैंने ए को ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। यहां का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है 0.5। ए का मास को m मान लेना, बी का मास को 2m मान लेना, ठीक है, राइट। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, दिस इज बेसिकली अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, राइट। ये t इक्वल्स टू 0 है, सो कैलकुलेट द टाइम, calculate the time at which B collides with A for the second time. ऑब्वियसली पहले ये वाला मोशन जो होगा वो तो होने वाला है, रेडियस जो है वो है 5। सो अगर मैं फर्स्ट कॉलिजन के बारे में बात करूं, फर्स्ट कॉलिजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कॉलिजन के लिए टाइम कितना लगेगा? पहले यहां से जो आएगा दिस विल बी अ पाई आर, राइट। तो दिस इज गोइंग टू ऑकर 5 into pi by 10, that is equals to pi by 2 सेकेंड पे। पहला कॉलिजन पाई बाय 2 सेकेंड पे होने वाला है, और पाई बाय 2 सेकेंड में जो कॉलिजन होगा, बी जो है वो 2m मास के साथ रेस्ट पे है, और m जो है वो पीछे से आके टकराने वाला है विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए जो है वो पीछे से आके 10 मीटर पर सेकेंड से कोलाइड करेगा, एंड आफ्टर कॉलिजन बी जो है वो मान लो मेरा V1 से निकला, और ए जो है वो मान लो इस तरफ V2 से निकला। ऑब्वियसली बात है V1 विल बी ग्रेटर देन V2। ये जस्ट आफ्टर द कॉलिजन का सिनेरियो है। सो ये वाले पॉइंट पे अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2m इंटू 0 m इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 2m इंटू V1 प्लस m इंटू V2। सो m को काटते हुए खुश हो जाओ, सो 2V1 प्लस V2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 10। एंड नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं E, दैट इज 0.5, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, so V1 minus V2 that is equals to 5. So now let's solve. अगर मैं सॉल्व करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो 3V1 15 आ रहा है, तो V1 आ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, और V2 आ जा रहा है 0 मीटर पर सेकेंड। यानी V1 stops, V2 stops, यानी A stops और B moves with 5 meter per second. So what will be the scenario? पहला collision के बाद what will be the scenario? उस सिनेरियो के बारे में अगर हम बातचीत करें,
ये हमारा ट्रैक है। ए अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहेगा और बी जो है वो यहां से 5 मीटर पर सेकेंड से निकलेगा और वापस कोलाइड करने के लिए ये पूरा गोल घूम के वापस आएगा। सो इसके लिए जो टाइम लगेगा, ये टाइम t2 लगेगा 2 इंटू पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई सेकेंड। तो पहले पाई बाय 2 लगा था फर्स्ट कॉलिजन पे, सेकेंड कॉलिजन पे लगेगा 2 पाई सेकेंड्स। तो सिंपल सी बात है, टोटल टाइम required will be pi by 2 plus 2 pi, that is equals to 5 pi by 2 सेकेंड। आई होप ये वाला चीज हमें यहां पर समझ में आया है, ठीक है, राइट। अच्छा भाई, अगर एक कोई स्टॉप नहीं होता तो हम क्या करते, रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई कर दो, एक को स्टॉप कर दो, फिर उसके रिलेटिव में दूसरे को देखो, इट डजंट मैटर, ठीक है। अगर मान लो एक स्टॉप नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिव वेलोसिटी को अप्लाई करो, देन वी आर डन। इसी बात से याद आया, ओरली निकाल सकते थे क्या? ध्यान दो, पहला कॉलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी था 10, उस पे आधा घूमने में अगर टाइम लगता है पाई बाय 2, तो सेकेंड कॉलिजन में दोनों का इंडिविजुअल वेलोसिटी भाड़ में जाए, बट रिलेटिव वेलोसिटी तो 5 ही होगा। तो 5 में पूरा घूमने में टाइम जो लगेगा, 10 पे आधा घूमने में पाई बाय 2 टाइम लगता है, तो 5 में पूरा घूमने में, क्योंकि एक को तो मैं स्टॉप करूंगा रिलेटिव के लिए, घूमना तो 2 पाई पड़ेगा, डेफिनेटली टाइम जो लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 का 4 टाइम्स, that will be equals to 2 pi second. So हम ओरली ये क्वेश्चन को भी एक्चुअली निकाल सकते थे। हाँ, ये पहली बार के लिए बच्चों के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आंसर आने के बाद वो दिखना चालू होता है, और आगे के लिए ये हथियार है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो अगला कॉलिजन होगा वो 4 पाई सेकेंड बात होगा इसके, यानी इसके भी 4 पाई, क्योंकि तब रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2.5। तो 2.5 के रिलेटिव वेलोसिटी से ये होगा, तो पूरा घूमने में 5 के साथ टाइम अगर लगता है 2 पाई, तो आधे के साथ घूमने में टाइम लगेगा 4 पाई सेकेंड। तो अगला कॉलिजन जो होगा वो होगा पाई बाय 2 प्लस 2 पाई प्लस 4 पाई। इस तरीके से हमारा कॉलिजन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। नंबर ऑफ कॉलिजन्स इनफाइनाइट है, कॉलिजन कभी रुकेंगे नहीं, वो हमेशा ही घूमता रहेगा। प्रैक्टिकली करना इंपॉसिबल है, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, एग्जैक्टली स्मूथ सरफेस बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है, प्लस एयर ड्रैग भी होंगे, वो सारे फैक्टर्स होंगे, बट थियोरेटिकली इनफाइनाइट टाइम्स कॉलिजन होगा, और हर अगला कॉलिजन में पिछला कॉलिजन से डबल टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमारा ई जो है वो 0.5 है। और फर्स्ट वाले पे पाई बाय 2 इसलिए था क्योंकि ए को मैंने यहां से चालू किया था, ए को अगर मैं यहां से फेंकता तो पहले वाले पे पाई लगता, ठीक है, पूरा आंसर में सिमेट्री बन जाता, राइट, ओके। अच्छा, अगला थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था, क्या है, यहां पर दो बॉडी है, मास m और m का। ये मास m जो है वो हमारा रेस्ट पर है, और दूसरा मास पीछे से आके टकरा रहा है विद वेलोसिटी v नॉट। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो दे रखा है E। 1% काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस
फाइंड velocities of both the balls after collision. collision होने के बाद दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों का जो वेलोसिटी होगा उसका वैल्यू क्या होने वाली है. बाय द वे इसका आंसर मानते हो लगभग जो आएगा, जो m का v नॉट आएगा ये वाला m रेस्ट पे आ जाएगा. द रीजन आई होप इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. काइनेटिक एनर्जी का लॉस लगभग लगभग जीरो है, यानी जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज प्रैक्टिकली 1. सो सच्चाई तो ये है, अगर अप्रोक्सीमेशन करने कोई दे दे, इसका वैल्यू तो जीरो है, इसका वैल्यू वी नॉट है, ये हमारा रीजनेबल लेवल का अप्रोक्सीमेशन है. लेकिन यहां पे बाल का खाल निकालने बोला है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू बोला है, जो हाँ भाई वो मानता हूं लगभग जीरो होगा, लेकिन मान लो अगर 0.01 वी नॉट भी है तो उसके बारे में बताओ. स्पेशली लेफ्ट वाला बॉल का वेलोसिटी तो डेफिनेटली बताओ. राइट वाले का वी नॉट में एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि वहां पर जो एरर होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल, बट लेफ्ट वाले बॉल का वेलोसिटी एग्जैक्टली कितना होगा बताओ, क्योंकि वो जीरो तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है. राइट, चलो फिर चालू करते हैं. मैं क्या लिख सकता हूं, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होता है, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होता है, that will be equals to half mu 1 minus e square into v naught square. sorry. स्क्वायर के पहले ब्रैकेट पड़ गया, e square into v naught square. अच्छा, म्यू कितना होगा बाय द वे, m into m by m plus m, म्यू इज m by 2. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1%, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू इज m by 2. Now half mv naught square, half mv naught square gone. So 1 minus e square, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 by 50. So e square will be 49 by 50. तो इसकी अगर कोई जरूरत पड़े, जो कि पढ़ने ही वाले हैं, तो हम देखेंगे. ई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो है 49 by 50. नाउ आफ्टर collision इसका वेलोसिटी है मान लो v1 और इसका वेलोसिटी मान लो है v0. चलता है, मान ले v0, ठीक है. इस प्रैक्टिकली परफेक्टली इलास्टिक collision है, इसका तो v0 चलता है, राइट. सो v0 minus v1, the relative velocity of separation, by the relative velocity of approach, that is equals to e, that is 7 by root 50. मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा. सो 7 v0 by root 50 कितना आएगा मेरे पास, v0 minus v1, 7 v0 by root 50. And so v1, ठीक है, मेन तो v1 ही निकालना था, that is equals to v0 into 1 minus 7 by root 50.
इसका अब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे? अच्छा दोस्तों, एक चीज ध्यान दो, √50 को मैं क्या लिख सकता हूं? दैट कैन बी रिटन एज √49 प्लस 1, तो दैट कैन बी रिटन एज 7 इंटू √, ठीक है, and that can be written as 7 into 1 plus 1 by 49 to the power half, and that can be also approximated as 1 plus 98. That can be approximated. So 7 divided by √50 will be 7 1 plus 98. That is equals to 1 plus 1 by 98 to the power minus 1, and that can be approximated as 1 minus 1 by 98. So V1, that is V0, 1 plus 98, that is equals to V0 by 98. ठीक है, ये हमारा आएगा V1 का वैल्यू, राइट, लगभग, राइट, एंड इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर बेटर रिजल्ट एक काम करना, उसको V2 मान लेना और फिर V2 करते हुए हम लोग सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसकी कोई ऐसा जरूरत नहीं थी, इस कारण पे हमने ये वाला डायरेक्टली यहां पर लिख डाले। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों का जो एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे ख्याल से दिमाग पे बैठ गया है। तो अब हम लोग थोड़े बेटर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मल्टीपल कोलिशंस करने वाले हैं हम लोग, देखते हैं एक एक करके वो सारे प्रोफाइल्स, राइट।